जैसा कि आप देख पा रहे हैं HMIS रिपोर्ट, HMIS सेक्शन में हम डेटा एंट्री कैसे करें, किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के रिपोर्ट कैसे देखें, डाटा एंट्री कैसे करें, ये सभी वीडियो हमने पूर्व में बनाए हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसके लिंक दे दिया है, आप उसको देख लीजिए, जहां आप जाकर के डाटा एंट्री पार्ट को समझ सकते हैं। आज मैं मुख्य रूप से इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि कई हमारे जो NHM में या जो डेटा एंट्री सेक्शन में कई सारे मित्र ऐसे जुड़ते हैं जो नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं। जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उनको HMIS को ला करके उनके सामने रख दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जब उनके सामने HMIS का प्रपत्र आता है और उनके कंपोनेंट को जानने की जब बात आती है तो उनको बहुत कठिनाई होता है कि इसमें जो डाटा डाल रहे हैं वो क्या हम सही डाटा डाल रहे हैं या गलत डाटा डाल रहे हैं, या फिर जो डेटा उनके पास रहता है उनको वो एंट्री कर देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम इसमें कौन से डेटा को सही है, कौन सा डेटा गलत है। तो आज के इस सेशन में हम टुकड़े टुकड़े में इस वीडियो को बनाएंगे, एक एक पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे ताकि आपको समझ बेहतर तरीके से आ जाए कि आप जो डेटा भर रहे हैं या डेटा की समझ जो डेटा कह के आ रहा है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम ये जो पोर्टल खुल रहा है जहाँ पार्ट A M1 से पार्ट C M17 तक एक एक बिंदु को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे पार्ट A रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य M1, यहाँ M1 से M17 तक की बात की गई है। ये जो पार्ट A सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट जो है, यहाँ जो M1 से लेकर के M17 तक के बिंदु हैं उस प्रत्येक M1, M2, M3 में अलग अलग सब सेक्शन डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है जहाँ पे एक एक उस पर्टिकुलर कॉलम को हेड में, जैसे M1 में एंटीनेटल सर्विसेज है, 1.2 में ANC सर्विसेज है, इस तरह से ये अलग अलग सब सेक्शन में उसको फिर डिवाइड किया गया है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बातें की गई है और इसके अंतर्गत जो एंट्रियां हैं इसमें शिशु स्वास्थ्य से रिलेटेड एंट्रियां वर्तमान में की गई है। अन्य बीमारी को धीरे धीरे इसमें इंक्लूड किया गया है, पर आज के इस सेशन में हम देखेंगे पार्ट A M1, टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर ANC। ये कॉलम को आपको समझना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर ANC अर्थात ANC हेतु पंजीकृत की गई कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या। यहाँ पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या की बात की गई है। पंजीकृत का मतलब ये होता है जैसे हम किसी न किसी को पंजीयन करते हैं तो पंजीयन नंबर दिया जाता है, उसी प्रकार हर गर्भवती महिला को एक RCH ID जनरेट होता है। इसमें RCH ID हम जिसको जनरेट करते हैं या जिसको RCH ID हम देते हैं, ऐसे सभी गर्भवती महिलाओं का जिनका हम पंजीयन करते हैं उसको इस कॉलम में रिपोर्ट करना है जो 1.1 है। यहाँ पे आएगा ANC हेतु पंजीकृत की गई कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या। ठीक है, इसको कई बार क्या हो रहा है कि कई प्राइवेट अस्पताल में जो है जो OPD आते हैं उन OPD को भी एंट्री कर दिया जाता है। भाई एक महिला कई बार कई अस्पताल में एज OPD वो जाएगी, अगर हम सभी को एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ पे जो एंट्रियाँ हैं वो कई गुना हो जाएगा। इससे डाटा वैलिडेशन या आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपके यहाँ टोटल कितना गर्भवती महिला हैं। यहाँ मुख्य रूप से सभी ध्यान दें, यहाँ मुख्य रूप से हमें उन्हीं महिलाओं का डाटा डालना है जिनका हम पंजीयन करते हैं। पंजीयन का मतलब मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका हम MCP कार्ड जारी करते हैं या उसको RCH में पंजीकृत करते हैं। दूसरा 1.1.1 आउट ऑफ द टोटल ANC रजिस्टर नंबर रजिस्टर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज विद इन 12 वीक, उपरोक्त कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 12 सप्ताह के अंदर प्रथम त्रैमास में पंजीकृत महिलाओं की संख्या
अर्थात ऊपर जो आपने पंजीयन किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 243, तो उसमें से प्रथम तिमाही में जो विदिन 12 वीक में कितने का रजिस्ट्रेशन हुआ, अर्थात कभी भी नीचे का जो कॉलम है जो आउट ऑफ द टोटल एनसी रजिस्टर्ड है वो ऊपर के कॉलम से ज़्यादा नहीं हो सकता, भले बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, कभी भी 1.1 से 1.1.1 कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ये वैलिडेशन है। क्यों? इसलिए क्योंकि टोटल एनसी जितना आपने रजिस्टर किया है उसमें से कुल कितने प्रथम तिमाही में पंजीकृत हुए हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी कहीं से डाटा अगर आ रहा है और गलत डेटा इस तरह से आ रहा है तो आपको स्वयं समझना होगा और उस डेटा को वेरीफाई करवाना होगा कि ऐसा कैसे होगा कि भाई जितना एनसी ही नहीं हुआ उससे ज़्यादा प्रथम तिमाही में पंजीयन हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक है। दूसरा 1.2, अब हम बात करते हैं पंजीयन के बाद सर्विस। ऊपर में 1.1 और 1.1.1 जो है ये पंजीयन की बात कर रहे थे कि कितना आपने उनको रजिस्ट्रेशन किया, कितने का आपने RCH ID जनरेट किया। नाउ हम 1.2.1 को देखेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन गिवन TT1 TD1, आजकल अब TD1 हम लगा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं जिन्हें TD1 डोज दिया गया। जो भी एनसी महिलाएं आती हैं जिनका हम पंजीयन करते हैं उनको हम TD का टीका लगाते हैं। ये लगभग जो है आपके जितने भी पंजीयन आप कर रहे हैं वो उसी के बराबर होगा या कम होगा, क्योंकि कई महिलाओं को जो है सीधे बूस्टर डोज लगता है, TD1 नहीं लगता, क्योंकि जो जिनका प्रेग्नेंट जल्दी ड्यूरेशन में हो जाता है तो फिर उन लोगों को जो है वो TD बूस्टर डोज लगता है, TD1 नहीं लगता है। तो यहाँ मुख्य रूप से जब हम बात करेंगे तो ऐसी महिलाएं जो एनसी के लिए आती हैं और जिनका हम TD1 लगाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आएगा। दूसरा है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन गिवन TD2, गर्भवती महिलाएं जिन्हें TD डोज का दूसरा डोज लगता है, अर्थात जिनको एक महीने में TD1 लगा है और दूसरे महीने में आप उसको सेकेंड डोज लगा रहे हैं, तो ऐसे महिलाओं की संख्या यहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी है। ये दोनों बातें हैं कि आपका TD1 जिसको लगा है, ध्यान रखिए उसको अगले महीने TD2 लगना ही है। अगर नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जो वैलिडेशन आप लगा सकते हैं कि पिछले महीने इतने लोगों का TD1 लगा था तो TD2 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जिनको TD1 लगेगा निश्चित है कि TD2 उसको लगना ही है, और जिसको TD2 जो लगा है और अगले बार से जैसे मान लीजिए होता है तो बूस्टर, सीधे बूस्टर लगना है, उसको ना TD1 लगेगा ना TD2 लगेगा, सीधे उसको क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम लोग सब डेटा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है हम उसी डेटा को क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं, जबकि हमको ये देखना चाहिए कि वो डेटा कह क्या रहा है, ये हमको समझना होगा। आगे हम चलते हैं 1.2.4 पे। यहाँ पे जब 1.2.4 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन प्रोवाइडेड फुल कोर्स 180 IFA टैबलेट्स, क्या कह रहा है ये कॉलम, गर्भवती महिलाएं जिन्हें आयरन फोलिक एसिड की 180 गोलियां दी गई। यहाँ पे 180 गोली जो दी जा रही है वो मिनिमम है, ध्यान रखिएगा। कई महिलाओं को 360 जो सेवियर एनीमिक होते हैं उनको ज़्यादा गोलियां दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 180 गोली से ऊपर दे रहे हैं तो यहाँ रिपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ गोलियों की संख्या नहीं रिपोर्ट करना है। यहाँ पे ऐसे गर्भवती महिलाएं जिन्हें आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी गई है वैसे महिलाओं की संख्या जो पूरे 180 टैबलेट फुल कोर्स जो है उन्होंने खाई हो, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, फुल कोर्स कब होगा, अगर IFA की गोली आप 6 महीने के लिए दे रहे हैं तो 30 गोली करेंगे तो 6 या 18, अर्थात पूरे 6 महीने जब वो खा लेगी तो उन महिलाओं की संख्या को आपको यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कैल्शियम की गोली उसी प्रकार से
नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड फुल कोर्स 360 कैल्शियम टेबलेट। 360 कैल्शियम टेबलेट ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें कैल्शियम की 360 गोलियां दी गई हो। तो 360 गोलियां कब होगा, क्योंकि ये सुबह शाम लेना होता है कैल्शियम को, ठीक है। तो ये भी 6 महीने खाना है। तो उसी प्रकार जो है आपका ये 106 महीना, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से बाद अगर 6 महीने का काउंट करेंगे तो पूरे 6 महीने के बाद जो है ये पूरे टेबलेट इसके, मतलब इसको कब 9 महीना पूरा, मतलब पूरा 4 ANC चेकअप जब पूरा हो जाएगा, पूरा 4 ANC जांच जब हो जाएगा, तब इसका 180 टेबलेट भी पूरा होगा और 360 कैल्शियम भी पूरा होगा। तो उस स्थिति में आपका यहाँ पे डेटा जो वैलिडेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ANC चेकअप से बराबर जो है ये डेटा होनी चाहिए, अगर सही तरीके से आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि तब उसका 4 ANC के दौरान इसका फुल कोर्स जो है होगा। कई बार क्या होता है ANC तो ज़्यादा हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एबॉर्शन हो गया, कई और चीज़ें हो गया, तो फिर हम उसको जो कहीं पे ब्रेक हो जाता है, तो उस स्थिति में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका डेटा वैलिडेशन जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखिए कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन एल्बेंडाजोल आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो यहाँ पे 583 रिपोर्ट किया गया, जो कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आपका जो डेटा है टोटल ANC उतने नहीं आ रहे हैं। आपका टोटल जो प्रथम तिमाही में पंजीयन में जो है वो, क्योंकि जो एल्बेंडाजोल टेबलेट जो देना है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर देना है, ठीक है। तो ये कुछ वैलिडेशंस थे जिनको आपको देखना होगा। आगे हम आते हैं 1.2.7। 1.2.7 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड 4 or more ANC चेकअप। 4 or more ANC चेकअप अर्थात ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी 4 या अधिक ANC जांच की गई। यहाँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर ANC का एक ड्यूरेशन है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रथम ANC होना है, फिर उसके बाद 14 से 16 जो सप्ताह दी गई है, जो कि आप अगर बात करेंगे तो जो 4 बार जो जांच करना है उनको, जो ड्यूरेशन उनके लिए दिया गया है, उस ड्यूरेशन में आप बात करेंगे तो 14 से 26 सप्ताह, फिर 28 से 32 सप्ताह, फिर 36 से ऊपर जो सप्ताह डिवाइड किया गया है, उन सप्ताह में जब आप जाएंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो है प्रथम तिमाही में पंजीयन होना चाहिए, इस तरह से 4 ANC पूरे 36 सप्ताह तक के ऊपर हो जाना चाहिए। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो महिला का जो 4 से किसी को 4, 5, 6 बार अगर उसको चेकअप के लिए आना पड़ता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है, कितने बार आई इसकी बात नहीं कर रही है। ये बोल रहे हैं कि एक महिला 4 से अधिक बार, कितने बार वो आपके 4 ANC जांच के लिए आई, अर्थात जो 4 बार आई, 4 ANC जिसका कंप्लीट हो गया, वो सारे महिलाओं की संख्या यहाँ पे आएगा। 1.28 ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रसव पूर्व 37 सप्ताह से पूर्व कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन ANC कोर्टिकोस्टेरॉइड इन प्री टर्म लेबर, जो प्री टर्म लेबर होता है उसमें जब जो महिला को कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया है, ऐसे गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे जानकारी एंट्री करनी होती है। इसका संबंध प्री टर्म लेबर से है, और जब आगे जाएंगे तो प्री टर्म लेबर में जो बच्चे पैदा होंगे उसका संबंध उससे है, उनको क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया है या नहीं। तो ये ANC सर्विसेज में मुख्य रूप से यहाँ पर आपको देखा जाएगा। 1.3 की हम बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, जहाँ हाइपरटेंशन के केसेस को डिटेक्ट करना। कभी कभी ये जानकारियाँ आती है कि जब डिटेक्शन की बात आती है तो मुख्य रूप से अगर डिटेक्ट कर रहे हैं तो अस्पताल जो है ट्रीट भी करता है। कई बार क्या होता है
कि हम डिटेक्ट करते हैं और उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो कॉलम पूछा गया है, उच्च रक्तचाप चिन्हित नवीन पंजीकृत गर्भवती महिलाएं, न्यू केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, इस कॉलम को समझना होगा। जैसे एक महिला हाइपरटेंशन के लिए डिटेक्ट हो गई है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, इस तरह की बीमारियां हैं कि ये एक बार डिटेक्ट होने के बाद वो समूलतः नष्ट नहीं होते हैं, वो बनते हैं, कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी बराबर रहेगा। ये इसमें क्योंकि ये लिविंग लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, तो इसमें मुख्य रूप से न्यू केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन डिटेक्शन, ये आपकी जानकारी नवीन पंजीकृत गर्भवती महिलाएं जिन्हें उच्च रक्तचाप के लिए चिन्हांकित किया गया है वो यहाँ पे आएंगे। उसमें से ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ द न्यू केसेस, यहाँ न्यू केस की बात की गई है, आउट ऑफ द न्यू केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन डिटेक्टेड केसेस मैनेज्ड एट इंस्टीट्यूशन, उच्च रक्तचाप चिन्हित एवं उपचारित नवीन गर्भवती महिलाएं, जैसे कि जिनको हमने डिटेक्ट किया है उस केस को हमने अपने संस्थान में कितने को मैनेज किया, आपने गोली दिया होगा, आपने कुछ उसके लिए उपाय सुझाया होगा, आपने कुछ किया होगा, तो सभी चीज़ों को आपको जितना डिटेक्ट हुआ है उनमें से उतने को मैनेज करने के लिए आपको उसमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ एक्लेम्सिया केस मैनेज ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव के दौरान एक्लेम्सिया प्रबंधन किए गए प्रकरणों की संख्या। कोई प्रकरण ऐसा भी रहा होगा जो आप डिलीवरी के दौरान जो एक्लेम्सिया केस को मैनेज किए होंगे, तो उस संख्या को यहाँ पे रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। 1.4 प्रेग्नेंट वुमेन विथ एनीमिया, यहाँ इन जो मैं बात कर रहा हूँ 1.3 1.4 इस हेडिंग के अनुसार यहाँ पे नीचे सब हेडिंग में जो है एक एक पॉइंट को आपको गंभीरता से समझना होगा। जो रिपोर्ट आ रहा है उसको अपने अधिकारियों से चर्चा करना होगा, डॉक्टरों से चर्चा करना होगा, तब उस रिपोर्ट को आप एंट्री करिए ताकि आपकी समझ भी बेहतर हो सके और आप HMIS रिपोर्टिंग में एक अच्छा रिपोर्ट कर सकें। 1.4.1 गर्भवती महिलाएं जिनके हीमोग्लोबिन की जांच 4 या ज़्यादा बार ANC के दौरान की गई। यहाँ मैंने जैसे ही पहले ही बताया, यहाँ आपने देखा होगा 1.2.7 नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव 4 और मोर ANC चेकअप, जितने बार वो महिला आएगी, आप अगर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 या 4 से अधिक बार जांच के लिए यहाँ 243 महिलाएं हैं, तो हर बार आप हीमोग्लोबिन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड हीमोग्लोबिन 4 और मोर देन 4 टाइम फॉर रेस्पेक्टिव ANC, मतलब ये जो रेस्पेक्टिव ANC में जो जिस एसकी के दौरान आ रही है 4 से अधिक बार जो है ना, यहाँ पे आने के बाद भी 4 से अधिक बार जांच करने आने के बाद भी आप उनका हीमोग्लोबिन जांच नहीं कर रहे हैं। जबकि क्या होना चाहिए, जितने महिलाएं 4 से 4 अधिक बार आ रही हैं, 243 महिलाएं अगर आपके पास आई हैं, तो आपका यहाँ पे 4 या 4 से अधिक बार जांच में 243 आना चाहिए, क्योंकि हर बार हीमोग्लोबिन जांच हमको करना ही है। ठीक है, तो ये डेटा एरर है, आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट को इस प्रकार से चेक करने की ज़रूरत है कि ये डेटा हमको देखना है। अगर देखिए, अगर 4 या 4 टाइम अगर नहीं आई है, 42 लोग ही आए हैं, तो कैसे आप 341 का जो है आप ये कर रहे हैं। ठीक है, 341 महिलाओं का तो आपने 11 ग्राम से कम में रिपोर्ट किया, अर्थात 4 टाइम ANC चेकअप के लिए आपके पास लगातार नहीं आ रहे हैं, 4 टाइम ANC चेकअप आपके यहाँ नहीं हो रहा है। आप जो है कि जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनका जो जांच करने के बाद आपको पता चला कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग HB लेवल बिलो 11 ग्राम आउट ऑफ द टोटल टेस्टेड केस, जितना टेस्ट आपने किया है उस टेस्ट में से 11 ग्राम से कम वाली जो महिलाएं हैं वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे वो डाटा आएगा, ये लैब टेस्ट से इसका संबंध है। आगे जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे नीचे में दिया गया है कि लैब टेस्ट जो है कितना आपने किया, उस टोटल टेस्ट में से 11 ग्राम से कम वाले प्रेग्नेंट वुमेन कितने हैं। ठीक है, 1.4.3 नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग HB लेवल बिलो 7 ग्राम आउट ऑफ टोटल टेस्टेड केस,
जितने भी आपने टोटल टेस्ट किया है उसमें से 7 ग्राम से कम वाले कितने हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैलिडेशन आपको देखना कैसे होगा। ये डेटा कभी भी जो 7 ग्राम से कम वाले डेटा हैं ये 1.42 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 1.4.2 में कह रहे हैं कि 11 ग्राम से कम इतने हैं, तो कभी भी 1.4.3 में वो ज़्यादा नहीं हो सकते। ये आपस में वैलिडेट आपको करना होगा। 1.4.4 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग सेवियर एनीमिया HB बिलो 7 ग्राम टेस्ट ट्रीटेड, ये आपको देखना होगा कि अति रक्तअल्पता हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम से पीड़ित महिलाओं का इलाज किया गया, वो संख्या यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। मतलब इसका भी संबंध 1.4.3 से 1.4.4 हमेशा कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये छोटा छोटा वैलिडेशन है, आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। 1.5 प्रेग्नेंट वुमेन विथ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस JDM, ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनकी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की जांच की गई, जो OGTT जिनकी जांच की गई है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, तो आप जितनों का भी आपने टेस्ट किया है उसकी संख्या यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद 1.5.2 में उसमें नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर GDM, जो गर्भवती मधुमेह की जांच की गई गर्भवती महिलाएं जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट से जो जांच करने के बाद जितने का टेस्ट पॉजिटिव आया वो यहाँ पे आपको लिखना है। जो मधुमेह हुए उनकी संख्या यहाँ पे देखना है। और उसके बाद जो गर्भवती मधुमेह पाए गए जो उनको टेस्ट में पॉजिटिव आया, उनकी जांच की गई गर्भवती महिलाएं जिनको इंसुलिन दिया गया, यहाँ पे इंसुलिन जिनको दिया गया उनकी संख्या आपको देगा। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जो भी OGTT करेंगे उससे ये दोनों संख्या हमेशा कम होगा। 1.52 से ये संख्या कम होगा, क्योंकि कम या ज़्यादा हो सकता है पर कम या बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे वैलिडेशन है जिसको आपको और हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन विथ सिफिलिस, जो सिफिलिस टेस्ट हम लोग करते हैं, सिफिलिस से जो पीड़ित होते हैं, जो सिफिलिस की जिनको पुष्टि हो जाती है उसकी संख्या को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर सिफिलिस, पहला कॉलम क्या बोल रहा है, कितने गर्भवती महिलाएं जिनका सिफिलिस की टेस्ट किया गया, सिफिलिस पुष्टि का टेस्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद 1.6.1b नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फाउंड सेरो पॉजिटिव फॉर सिफिलिस, उपरोक्त में से सिफिलिस हेतु सेरो पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है। मतलब इतना अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें से कितने आपका यहाँ पे पॉजिटिव आए हुए हैं। उसमें से फिर क्या बोलता है आगे, नंबर ऑफ सिफिलिस पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन ट्रीटेड फॉर सिफिलिस, कितने जो प्रेग्नेंट वुमेन जो पॉजिटिव आए थे उनका सिफिलिस ट्रीटेड हुआ। गर्भवती महिलाओं की संख्या, सिफिलिस परीक्षण सीरो पॉजिटिव पाया गया तो उनमें से कितने का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया। और फिर आगे 1.6.1d नंबर ऑफ बेबी डायग्नोस्ड विथ कंजेनाइटल सिफिलिस, बच्चों की संख्या जिन्हें जन्मजात सिफिलिस की पहचान की गई। 1.6.1e नंबर ऑफ बेबी ट्रीटेड फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस, बच्चों की संख्या जिन्हें जन्मजात सिफिलिस का इलाज की गई। तो यहाँ ये जो डेटा है हमेशा जो है पहले टेस्ट कितना हुआ, कितने पॉजिटिव आए, कितने को ट्रीटेड किए, कितने बच्चे कंजेनाइटल सिफिलिस के शिकार हुए, कितने कंजेनाइटल सिफिलिस के ट्रीटेड हुए, ये बच्चों की जानकारी भी यहाँ पे एंट्री करनी होगी। तो ये आप अगर देखेंगे तो 1.A M1 का ये भाग है जहाँ पर आपका 1.1 से लेकर के 1.6.1e तक को आज हमने आपके सामने रखा है। और मैं चाहूँगा कि अगर आगे आपको पार्ट A M2
से लेकर के M17 तक की आपको जानकारी हम आगे साझा करेंगे। पर अभी मित्रों, मैं आप सभी से कहूँगा, जितने भी नए जुड़े हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, मितानिन आंगनबाड़ी है, सभी इन बिंदुओं को जानना चाहिए। सभी मेडिकल ऑफिसर को भी ये बिंदुओं को जानना चाहिए कि क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर सारे प्लानिंग, सारे जितने भी आगे फर्दर जो प्लान बनाए जा रहे हैं, सभी इसी रिपोर्ट को अभी ले रहे हैं। और ये ऐसा रिपोर्ट है कि हर सब सेंटर लेवल तक इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है, हर अस्पताल तक रिपोर्टिंग की जा रही है। तो आप इसको अधिक से अधिक, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले के लिए हमें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि और किस प्रकार से आपको, कौन से पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया या किस तरह से और इसको और एलोबरेट करके बताने की आवश्यकता है। तो आप इसको थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ताकि आप की जो बातें हैं हम समझ पाएँ और हम बेहतर तरीके से और आप तक को समझा सकें। हाँ, एक निवेदन ये है कि ये HMIS फैसिलिटी बेस है। लोग फैसिलिटी बेस कहने के बाद सब सेंटर को भूल जाते हैं। सब सेंटर एक फैसिलिटी है, परंतु सब सेंटर में जो डेटा कैप्चर होगा पूरा एरिया वाइज होता है। अर्थात उसके गांव में अगर कोई डिलीवरी हो रहा है, गांव में अगर कोई डेथ हो रहा है, गांव में अगर जहां पे NM की पहुंच नहीं बन पा रही है, अगर वहां पे कोई सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां की सारे डेटा NM को कैप्चर करने की ज़रूरत है। NM की पहुंच वो गांव के हर वार्ड, हर मोहल्ला, हर गली पे होना चाहिए। और अगर PSC में अगर डिलीवरी होता है, PSC में अगर कोई सर्विस होता है तो PSC रिपोर्ट करेगा, CSC में अगर होता है तो CSC रिपोर्ट करेगा। परंतु NM का ये दायित्व होता है कि उसके क्षेत्र में अगर होम डिलीवरी होता है, डेथ होता है, कोई भी चीज़ है जो एरिया में होता है, उसको भी सब सेंटर में रिपोर्टिंग करना होता है। तो हम पार्ट A1 को आज समझने की कोशिश किया। आगे हम फर्दर M2 से लेकर के M17 तक का भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी ने इसे धैर्य से सुना होगा और समझा भी होगा, और आगे आपको और जो भी समझना होगा उस चीज़ पे आप अगर हमें कमेंट्स में लिखेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप बनिए हमारे साथ, HMIS को समझिए, इसके रिपोर्टिंग के हर पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमारा डेटा क्वालिटी में एक अच्छा रहेगा, रिपोर्टिंग में एक अच्छा रहेगा, ताकि हम शासन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक अच्छा रिपोर्ट दे पाएँ, ताकि वो भी बेहतर तरीके से प्लानिंग में इसका उपयोग कर सकें। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।